दोस्तों, ये रोमांटिक एज का सेकंड पार्ट है और इसमें मैं रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज दोनों के बारे में डिस्कस करूँगा। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो मैं बात कर रहा था चार्ल्स लैम के बारे में कि चार्ल्स लैम के जो एसेज हैं उनकी दो विशेषताएं। पहली विशेषता ये है कि उनका स्टाइल ऑटोबायोग्राफिकल है। उनके अधिकतर एसेज में वो अपनी लाइफ का जिक्र करते हैं। और दूसरा है कि उनके एसेज में ह्यूमर एंड पैथोस की मिंगलिंग मिलती है। और इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स लैम के कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसीज है, ये सारे हैं। और पीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो चार्ल्स लैम को डिटेल में पढ़ते हैं, तो उनको किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। उनको तो एक एक पॉइंट लर्न करना है चार्ल्स लैम से जुड़ा हुआ। फिर है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विच इंग्लिश एसेज परसिव नेपोलियन एज ए हीरो, और आंसर है इसका विलियम हैजलिट। ये सारे क्वेश्चन आप एमसीक्यूज़ के थ्रू पढ़ते चले आएंगे ये करके सारे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे है टॉमस डिक्वेंसी का, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में ये एसेज फेलियर के बारे में लिखा है, बायोग्राफी लिटरेरिया, और ये सारी बातें लिखी हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हु रिगार्ड्स नेचर एज द बेस्ट टीचर, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है। लिरिकल बैलेट्स का को ऑथर कौन था, एस टी कॉलरिज थे, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ को और एस टी कॉलरिज के बीच जो एक बेसिक एक तरीके से कहा जाए डिबेट थी आपस में, वो ये थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ मानते थे कि कॉमन लैंग्वेज इवन कैन बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, जबकि एस टी कॉलरिज इस चीज़ को नहीं मानते थे। वो कहते थे पोइट्री की लैंग्वेज बहुत रिफाइंड होती है, मच एलिवेटेड होती है, तो कॉमन लैंग्वेज इज़ नॉट फिट फॉर कंपोजिंग पोइम्स। ये एक डिफरेंस उनकी बीच में था, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और विच रोमांटिक पोइट हैज़ गिवन द थियरी ऑफ इमेजिनेशन, तो आप सब जानते हैं एस टी कॉलरिज की थियरी है, थियरी ऑफ इमेजिनेशन, जिसमें वो फैंसी के बारे में और इमेजिनेशन के बारे में बातें करते हैं कि फैंसी और इमेजिनेशन कैसे हेल्प करते हैं पोइट्री को कंपोज करने में। एस टी कॉलरिज की इंपॉर्टेंट पोइम थी एक, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। यहाँ पर लिखा है विच लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक ऑफ एस टी कॉलरिज इज फेमस, तो आप सब जानते हैं कि एस टी कॉलरिज की बुक है बायोग्राफी लिटरेरिया। पी बी शैली का पूरा नाम क्या था, तो पर्सी बाय सी शैली, ये दिया हुआ है यहाँ पर बी ऑप्शन में। ओजामेंडाइज पी बी शैली का एक सोनेट है। और ये ओड टू द वेस्ट विंड, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओड टू द वेस्ट विंड एक ओड है, पी बी शैली के द्वारा कंपोज किया गया, और ये जिस स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है उसे टर्जा राइमा कहा जाता है। और टर्जा राइमा एक बहुत ही रेयर टाइप का स्टैंजा फॉर्म है जिसे यूज़ किया गया है लिटरेचर में, बहुत रेयरली, बहुत ही कम लोगों ने यूज़ किया है। तो इसीलिए ये ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पी बी शैली का है। लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी के एग्ज़ाम में, तो आपको पढ़ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम भी पी बी शैली का एक वर्क है। हु डाइड यंगेस्ट अमंग द रोमांटिक पोइट्स, रोमांटिक पोइट्स में सबसे यंग एज में किसकी डेथ हुई, तो जॉन कीट्स की 25 ईयर्स और कुछ मंथ केवल वो जीवित रहे। और जॉन कीट्स की डेथ जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से होती है, जो कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में रहती है। जॉन कीट्स जो है वो ओड राइटर के रूप में जाने जाते हैं। उनके कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स हैं, जिनमें ओड टू नाइटिंगेल है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है, ओड टू ऑटम है, ओड टू शाइकी है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जॉन कीट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है जो कि टीजीटी वालों को जानना ज़रूरी है, ला बेलेडेम सांस मर्सी। और ये ला बेलेडेम सांस मर्सी जो है ये बैलेड है। ठीक है, बैलेड एक मिडिवल एज की सेटिंग के तहत एक पोइम होती है जिसमें मिडिवल एज की कोई कहानी सुनाई जाती है। ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये हाइपरियन जॉन कीट्स की पोइम है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स का जो एक ओड है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ। और इसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट और लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीट। रोमांटिक एज में अगर हम नॉवेल की जिक्र करें तो सबसे जो फेमस नॉवलिस्ट हैं रोमांटिक एज की, उनका नाम है जेन ऑस्टिन। और जेन ऑस्टिन के कुछ फेमस नॉवेल्स हैं, अगर आप उनके नेम से याद करें तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ये इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। और इसी प्राइड एंड प्रेजुडिस पर एक मूवी बनी थी, ब्राइड एंड प्रेजुडिस करके, जिसमें ऐश्वर्या राय ने रोल प्ले किया था।
ये एक चीज़ और है जो पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं या जीआईसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, इस प्राइड एंड प्रेजुडिस जब पब्लिश हुआ था तो उसका नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस था, लेकिन जब पब्लिशर के पास इसको भेजा गया था पहली बार पब्लिश होने को तो उसका नाम था फर्स्ट इम्प्रेशंस, और पब्लिशर ने इसको वापस कर दिया था, कहा था इसमें कुछ कमियां हैं, तब बाद में रिवाइज़ किया था जेन ऑस्टिन ने और तब इसे प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से पब्लिश किया गया था। तो ये क्वेश्चन एक बार हायर एजुकेशन में भी आ चुका है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का दूसरा नाम क्या था, तो फर्स्ट इम्प्रेशंस इसका नाम था। और जेन ऑस्टिन के नावल में आप जानते हैं सिर्फ एक घर की कहानी होती है, फीमेल कैरेक्टर्स मेनली होते हैं उसमें, तो उसमें ना पीजेंट्स होते हैं, ना पॉलिटिशियंस होते हैं, ना नॉवल मैन होते हैं। मैन्सफील्ड पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट नावल है जेन ऑस्टिन का, जिसमें कि उन्होंने एक तरीके से एक फैमिली की लाइफ की कहानी सुनाई है। अब ध्यान दीजिए, नॉर्थन एबी ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक गॉथिक नॉवेल्स की सटायर है, इसमें कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जेन ऑस्टिन ने अपने किस वर्क में गॉथिक नॉवेल्स के सटायर के रूप में लिखा है किस वर्क को, तो नॉर्थन एबी उसका नाम है। और जेन ऑस्टिन को प्रोज शेक्सपियर कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो जीआईसी में हो, चाहे वो पीजीटी में हो, चाहे वो एलटी में हो, या फिर वो डायरेक्ट लेक्चरर में हो, आ चुके हैं सारे। जैसे ये आया था हर 2 इंचेस ऑफ आइवरी, ये यूज़ होता है टर्म जेन ऑस्टिन के लिए क्योंकि उनकी लाइफ और उनकी राइटिंग सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स तक ही सीमित रहती है। उसके बाद में हु इज़ कॉल्ड द किचन नॉवलिस्ट, तो चूँकि उनकी सारी कहानी घर की ही होती है, एक हाउस जो है वो बाउंड्री रहता है उनके नॉवेल्स की, तो इसीलिए उनके नॉवेल उनको किचन नॉवलिस्ट कहा जाता है जेन ऑस्टिन को। और ये फ्रैंकेस्टाइन, पीवी शैली की जो वाइफ थी मैरी शैली, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही पॉपुलर वर्क है फ्रैंकेस्टाइन, और ये फ्रैंकेस्टाइन का पब्लिश हुआ था 1818 में पब्लिश हुआ, तो पूरी सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं फ्रैंकेस्टाइन से जुड़ी हुई। इसके बाद में फ्रैंकेस्टाइन का एक सब टाइटल था, अब वो सब टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है द मॉडर्न प्रोमेथियस, ये उसका सब टाइटल था। द लास्ट मैन, ये नावल किसका है, मैरी शैली ने ही लिखा था इस नावल को भी, इसके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। हु रोट द प्ले, प्रोसरपाइन, तो ये भी शैली का ही है, और प्रोसरपाइन एक वर्स ड्रामा है शैली का लिखा हुआ, और इसमें जो भी डिटेल है इसके बारे में यहाँ पर दी हुई है। ये मैरी शैली रोट द ब्लैंक वर्स ड्रामा, और पर्सी कंट्रीब्यूटेड टू लिरिक पोएम्स इसके अंदर हैं, तो पर्सी पीवी शैली ने लिरिक पोएम्स इसके अंदर लिखी हैं, तो उनका ये जॉइंट एफर्ट है एक तरीके से। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। और इसके बाद में इधर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं चाइल्ड हेरोल्ड वगैरह के बारे में, जो कि लॉर्ड बायरन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये डॉन जुआन, ये भी लॉर्ड बायरन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम में जाते हैं नेट वगैरह में, तो ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क जानने बहुत ज़रूरी हैं आपको। और ये मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट जो थी मैरी शैली की मदर थी, जो पीवी शैली की वाइफ थी मैरी शैली, उनकी मदर थी मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट। इनके ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। जैसे कि मैरी शैली के जो फादर थे उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, शायद नाम था उसका पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। इसके अगले लेक्चर में मैं विक्टोरियन एज को डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।